बहुत समय पहले बिंदिया अपनी छोटे बेटी साथी और अपने बीमार पति रतन के साथ भोलानाथपुर गांव में रहते थे। बिंदिया बहुत ही घरेलू लड़की थी, लेकिन फिर भी किस्मत उसके साथ नहीं थी। दूसरी तरह बिंदिया के पति कई दिनों से इतना बीमार था कि घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मेरे पति कितनी देर से बीमार पड़ी है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? मेरी परिवार का खर्चा मैं कैसे चलाऊं? बिंदिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस स्वामी नाम का आदमी तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता है। प्लीज तुम ऐसा मत कहो, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं भी दिखना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तब तक तुम कोई चिंता मत करो। कम से कम हमें हमारी बेटी के बारे में सोचकर कुछ तो इंतजाम करना होगा। बिंदिया ये सब बोल रही थी और तभी वहाँ पर साथी आ जाती है और बोलती है, माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। घर पे तो खाने के लिए वैसे कुछ नहीं है बेटी। रात को पंता चावल खा लेना, एक प्याज के साथ। ये सब तुम क्या कह रही हो माँ? मुझे कितना भूख लगी है और तुम मुझे सिर्फ पंता और चावल खाने के लिए कह रही हो। मैं नहीं खाऊंगी ये पंता चावल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये पंता। ठीक है, तुम्हें मुझे और कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये सभी बातें कहते हुए छोटी लड़की साथी ने अपनी सिर घुमा लिया। हे भगवान, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रही है? बात करो बेटी, बात करो। चलो लड़की को सुला देती हूँ और कविराज काका को बुला लेती हूँ। फिर बिंदिया कविराज को अपने घर ले आती है। कविराज ने साथी को देखकर कहा, तुम्हारी बेटी को ऐसे कोई समस्या नहीं है। काफी समय से पौष्टिक खाना नहीं खाया है, उसका शरीर कमजोर हो गया है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए कुछ दिनों तक मेरी बेटी को खाने में कोई इच्छा नहीं रहा। ऐसा होगा ही तो। अब से तुम अपनी बेटी को अच्छा पौष्टिक खाना खिलाओ तो तुम्हारा बेटी का शरीर कमजोर नहीं होगा। मैं अब ही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है काकू। कविराज के जाने के बाद बिंदिया को बहुत चिंता हुई। वो अपने पति के पास बैठकर सोच में डूबी हुई थी। सुनिए जी, कविराज ने कहा हमारी बेटी को अच्छी खाना खिलाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। हम इतना सारा पैसे की इंतजाम कहाँ से करेंगे? मेरे पास तो एक टुकड़ी जमीन भी नहीं है कि उसमें खेती करके कुछ कमाऊंगी। पर हाँ, हमारे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं दिखना चाहती हूँ यहाँ पर कुछ कर सकती हूँ या नहीं। ये सब कहते हुए बिंदिया ने आंगन की जमीन प्रस्तुत किया और घर में कुछ पुराने बीज को बो दिया। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक कद्दू का पेड़ उग जाती है और बिंदिया ने रोज रोज उस कद्दू के पेड़ का देखभाल करती है। अगर ये कद्दू का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा ना। अगर कुछ ज्यादा कद्दू उग जाएगा ना, तो उसे मैं बेच दूंगी, इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और एक दिन बिंदिया ने कद्दू की पेड़ के पास आ जाती है। लेकिन जब बिंदिया ने कद्दू की पेड़ को देखा तो वो बहुत दुखी हुई और कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं रोज रोज कितना ख्याल रखती हूँ इस पेड़ का, लेकिन पेड़ तो कितना बड़ा हो गया, पर एक भी कद्दू नहीं उगी। हाय, मैं क्या कहूँ, मेरा तो किस्मत ही खराब है। अरे अरे, ये क्या? पत्तों के पीछे एक ही कद्दू है? हाँ हाँ, एक कद्दू है। अरे अरे, ये कद्दू तो बहुत ही बड़ा है। इसके आधे टुकड़े हम दोपहर में पका लेंगे और जो बच जाएगा ना, वो हम बेच देंगे, इससे हम कुछ पैसे तो कमा सकती है। ये कहकर बिंदिया ने उस कद्दू को तोड़ने के लिए गया और उसे कुछ आवाज सुनाई दिया। असल से बात ये है कि उस कद्दू के अंदर एक परी ने अपना घर बनाया और उस परी के साथ उसकी परी नन्हे बेटी परी भी रहते थे।
माँ माँ, बाहर कौन बात कर रही है? बाहर किसी की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात कर रहा है। कौन बात कर रही है माँ? अरे अरे बेटी, बात मत करो, चुप रहो चुप रहो। मैं देख रही हूँ, बाहर से कोई आ रहा है। अरे अरे, अभी कौन बात किया? ये आवाज तो कद्दू के अंदर से ही आ रही है। हे भगवान, ये क्या? मुझे तो कद्दू के ऊपर एक दरवाजा दिख रहा है। अरे हे भगवान, मुझे तो कद्दू के अंदर इतना सारा कमरा दिख रहा है, लेकिन अंदर इतना छोटे कमरे में कौन रहता है? कद्दू तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अरे अरे, ये क्या? मैं तो किसी को भी नहीं देख रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। मैं ही तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। अरे अरे, ये क्या? इतना छोटा सा इंसान। लेकिन इंसान भी कहाँ? अगर इसको इंसान भी कहा, ये तो गलत होगा। पीछे 2 पंख नजर आ रही है, लेकिन क्या तुम परी हो? पंख तो सिर्फ परी को ही होती है। हाँ हाँ बहन, तुमने सही सोचा, हम परी है। मेरे साथ मेरी एक बेटी भी है। हम परी राज्य से निर्वासित है। क्षमा करके हमें इस कद्दू से मत निकालो, क्योंकि अब ये कद्दू हमारा घर हो गया। अरे अरे, तुम ये सब क्या कह रही हो? लेकिन हमें अभी इस कद्दू की बहुत जरूरत है। मुझे इस कद्दू चाहिए। असल से हमारी एक छोटी बेटी है और वो बहुत ही बीमार है। हमारा पास तो कोई पैसे भी नहीं है। मेरे पति भी बहुत ही बीमार है। अगर हमारे पास ये कद्दू होगा ना, तो हम एक समय का भोजन कर लेंगे और हम एक टुकड़ा बेच भी देंगे। इससे मुझे कुछ पैसा तो मिल जाएगा। अगर तुम मुझे इस कद्दू से नहीं निकालोगे ना, तो मैं तुम्हें कमाने का रास्ता दे सकती हूँ बहन। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम मेरी मदद करोगे ना परी? अगर तुम मुझे मदद करोगे ना, तो मैं तुम्हें कभी इस कद्दू से नहीं निकालूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैंने तुम्हारी कद्दू के पेड़ पर जादू कर दिया है। अब से तुम्हारा कद्दू के पेड़ पर हर दिन कद्दू उगेगा। और हाँ, तुम्हें उस कद्दू को पका के अपने बीमार पति और अपनी बीमार बेटी को पका के खिलाना होगा। इसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना। और हाँ, तुम हर दिन कद्दू को बेच भी सकती हो, और इस कद्दू को बेच के तुम्हें जो पैसा मिलेगा ना, वो तुम परिवार का खर्चा चला सकती हो। लेकिन हाँ, इस जादुई कद्दू के बारे में आपको किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान हो सकती है। अच्छा ठीक है बहन, अगर तुम ऐसे ही बोल रही हो ना, तो फिर ठीक है। मैं ये कद्दू को नहीं काटूंगी। तुम यहाँ पर सुरक्षित रहो, मैं कोई दूसरे कद्दू को लेके पका लूंगी, ठीक है? इसके बाद विंध्या ने एक कद्दू को तोड़कर उसे लेकर रसोई में आ जाती है और कद्दू को पका रही थी। तभी वहाँ पे उसकी बेटी साथ ही आ जाती है और बोलने लगी, अरे अरे माँ, तुम क्या बना रही हो? बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आहा, कितना अच्छा खुशबू है। अरे अरे बेटी, मैंने तो कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, थोड़ा सा चक्कर तो देखो कैसे बना है। इसके बाद विंध्या की बेटी साथी ने उस सब्जी को चक्कर देखी और वो बोला, बहुत ही स्वादिष्ट है। आहा माँ, क्या सब्जी बनाया है आपने? ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे और भी खाने के लिए दो, मुझे और खाना है। कितना अच्छा कद्दू की सब्जी है। नहीं बेटी, अभी नहीं, तुम जाके अपने पापा के साथ बैठो, ठीक है? जब मैं खाना पका लूंगी ना, तब मैं खाना वहाँ पे लेके आऊंगी। तुम अपने पापा के साथ बैठ के खाना खा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी जाके पापा के साथ बैठती हूँ। तुम जल्दी से खाना पका के लेके आना, ठीक है? उसके बाद जब बिंदिया ने खाना बना लिया, तो उसने अपने पति और बच्चों को एक साथ खाना खाने दिया। खाना खाने के बाद उसके पति ने कहा, मुझे तो ये सब जादू से मिल गया। खाना खाने के वक्त तुम्हें इतना बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बैठ के आराम से खाना खाओ। उस कद्दू की सब्जी खाकर सभी ने बहुत ही खुश थे। अगले दिन बिंदिया के पति ने कहा, कल तुम्हारी खाने में कुछ तो क्वालिटी होगा,
तुम देखो, कल खाने के बाद आज मेरा शरीर कितना अच्छा हो गया है। आज मेरा शरीर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी लड़की का शरीर भी अच्छा लग रहा है। खाना सच में ही बहुत अच्छा था। अच्छा ठीक है। सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए रोज रोज ऐसे ही खाना बनाऊंगी। तुम बाजार में जाकर किसी होटल में बेच दोगे और देखना, हमें बहुत अच्छी कीमत मिलेगा। आपने अच्छा विचार दिया। मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा था। मुझे कुछ काम की व्यवस्था करना है। मैं कब तक आपको परेशान करूँगा? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल से ऐसा खाना ही बनाऊंगी और तुम उसे बेचोगे। अगले दिन बिंदिया ने पेड़ से कद्दू लेकर खाना बनाया और उसके पति खाना लेकर बाजार में बेचने के लिए चली गई। अरे चाचा जी, मैं पका हुआ खाना बेचना चाहता हूँ। पका हुआ खाना? मैं पका हुआ खाना नहीं खरीदता। मेरे पास रसोई है, वो खाना पकाता है और मैं इसको होटल में बेचता हूँ। अरे अंकल, ये तो बहुत मजेदार खाना है। आप चाहे तो एक बार टेस्ट करके देखिए। ठीक है, मुझे खाना देकर देखो। अरे अच्छा है, ठीक है, रख लो। लेकिन अभी मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर मैं खाना बेच सकूंगा तो पैसे दे दूंगा। कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है अंकल। फिर बिंदिया के पति घर आ गया। अगले दिन फिर बिंदिया ने उसी तरह खाना बनाया और उसकी पति उसे बेचने के लिए फिर बाजार में चली गई। और फिर होटल मालिक ने कहा, सुनो, मैं कल तुम्हारा खाना अच्छा बेच पाया। पैसे ले लो और तुम हर दिन मेरे दुकान पर आके खाना बनाना। मैं तुम्हें तुरंत पैसे दे दूंगा। ये सब बातें सुनकर बिंदिया के पति ने बहुत ही खुश हो गया और उसने घर पर जाकर बिंदिया को सारी बातें बता दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात हुई। फिर तो हमारे पास काम का धंधा भी हो गया। तब बिंदिया ने सोचा, परी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना होगा। मुझे परी से बात करना होगा। इतना कहकर बिंदिया परी से बात करने के लिए उस कद्दू के पेड़ के पास चली गई। परी, अरे ओ परी, तुम यहाँ पर हो क्या? मेरी बातें सुन रही हो? तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद परी। तुम्हारी जादुई कद्दू की सब्जी खाकर मेरे पति, बच्चा एकदम ठीक हो गई और हम भी पकी हुई सब्जी बेचकर पैसे कमा रही है। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करके बहुत ही खुश हूँ। लेकिन सुनो, बहुत ही सावधान रहना। जादुई कद्दू के बारे में किसी को कुछ मत बताना। लेकिन हाँ, ये खाना किसी बीमारी को देने में उसकी बहुत ही भलाई होगा और उसे काम भी आएगा। अच्छा ठीक है परी, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन अचानक पड़ोस के घर से एक आंटी आई और बिंदिया से बोला, अरे बिंदिया, क्या तुम्हारे घर में सर दर्द का कोई दवा है क्या? मेरे सर में 2 दिन से बहुत दर्द हो रहा है। कोई दवा तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर बिंदिया काके के लिए जादुई खाना लेकर आई और उसे खाने को दे दिया। खाना खाकर काके को बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो बिंदिया से बोली, अरे वाह, आपने मुझे ये खाना खाने के लिए दे दिया और मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सर दर्द भी एकदम से ठीक हो गया। क्या ये भोजन कोई जादुई भोजन है? अरे नहीं आंटी, ये जादुई खाना कैसे हो सकती है? ये तो मेरा बनाया हुआ खाना है। मुझे जादुई खाना कहाँ से मिलेगा, आप ही बताओ। अच्छा ठीक है, आप मैं चलती हूँ। उस काके ने घर की ओर चलने लगी तो सामने ही बिंदिया के पति को देखकर बोलने लगा, अरे बेटा, इस दोपहर में तुम कहाँ चली गई थी? मैं खाना बेचने गया था। अरे खाना? आप फिर से कौन सा खाना बेचते हो? कैसा खाना मुझे नहीं मालूम। बिंदिया बनाता है, मैं बाजार में बेचता हूँ, इसी से घर चलता है। ओह अच्छा ठीक है,
इसके मतलब तुम मुझे नहीं बता सकती हो क्या कि इतना सारा खाना कहाँ से आती है? आप इतना सारा खाना बेच के अपनी परिवार चलाती हो और मुझे क्यों नहीं बता रही हो कि इतना सारा खाना तुम्हारी पत्नी को कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है चाची जी, मैं आज घर जाकर बिंदिया से पूछूंगा। हाँ हाँ, घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ लेना। तुम तो एक वक्त का खाना ही अच्छे से नहीं खा सकती थी और ऊपर से खाना बेच रही हो। क्या पता तुम्हारी पत्नी कोई जादूगर के चक्कर में पड़ गई हो। सुनो, पहले घर जाकर देखो, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को सब कुछ बता दूंगी और कहूंगी इन लोगों को इस गांव से निकाल दो। ठीक है चाची जी। इतना कहकर बिंदिया के पति घर चला गया और काकी सोचने लगी, उसके दिल में तो मैंने सवाल ही उठा दिया, अब सच तो सामने आ ही जाएगा। अब तो मुझे छुप छुप के उसके घर में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आगे आगे क्या होता है। घर जाकर बिंदिया से उसके पति ने पूछा, बिंदिया, मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम मुझे हर दिन किस तरह का खाना बेचने देते हो? जहां हम एक समय का खाना नहीं खा सकते, अब मैं खाना बेच रहा हूं। तुम मुझे हर दिन खाना बेचने देते हो, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस चीज का खाना बनता है। पति की इस तरह बात सुनकर बिंदिया ने बहुत चिंतित हो गया। फिर बिंदिया ने मन ही मन सोच रही थी, अरे अरे, ये मेरे पति को क्या हो गया? इतने दिन से खाना बना रही हूँ, वो कभी नहीं पूछा। फिर अचानक उसे आज क्या हो गया? वो आज खाने के बारे में मुझे पूछ रही है। अब मैं क्या करूँ? परी ने तो बोल ही दिया कि ये सब बातें किसी को मत बताओ। क्या मैं उनको बता दूंगी कि ये सारे खाना जादुई कद्दू से आ गई है? मुझे लग रहा है उसे बता देना चाहिए, वो तो मेरी पति है ना। ठीक है, चलो उनको मैं बता ही देती हूँ। सुनिए जी, असल से हमारे कद्दू के पेड़ पर एक परी रहता है। ये जादुई कद्दू वो ही देती है और उस जादुई कद्दू से मैं खाना बनाती हूँ और वो खाना मैं आपको बेचने के लिए दे देती हूँ। नहीं बिंदिया, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। लोगों को ये जादुई खाना खिलाना ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये बीमार भी पड़ सकते हैं। कोई भी बीमार नहीं होगा, ये जादुई खाना है। इसे खाने से लोग बीमार से ठीक हो जाएगा, जैसे आप और मेरी बेटी ठीक हो गया और आज काकी माँ भी ठीक हो गया। ये नहीं तो ठीक है, फिर भी हमारी कमी तो दूर हो गए। काकी माँ कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थे। फिर काकी माँ ने सोचा, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, चलो ठीक है, मैं तुरंत कद्दू के पेड़ को काट दूंगा और जादुई कद्दू को अपने घर ले जाऊंगा और फिर मैं जादुई कद्दू की सब्जी बनाकर बेचूंगी और फिर मैं बिंदिया की तरह अमीर बन जाऊंगी। ये सब कहते हुए काकी माँ ने कद्दू को पेड़ के पास गया और उस कद्दू की पेड़ को काट दिया। तभी कद्दू से जोर की आवाज निकला और साथ ही साथ कद्दू ने फाट गया और कद्दू की आवाज सुनकर बिंदिया और उसका पति घर से बाहर आ गया। काकी माँ खड़ी थी और छोटी परी और उसकी माँ बाहर आ गया। हाय, ये सब क्या हो गया? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अब मैं क्या करूँगी? अरे अरे काकी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो पूरा कद्दू का पेड़ ही तोड़ दिया और इस कद्दू भी फट गई। अब क्या होगा? और इस परी उसकी छोटी सी बेटी के साथ कहाँ पर जाएगा? बेचारी परी को तो परिराज से भी निकाल दिया गया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। असल से मुझे नहीं पता कि ये सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। नहीं काकी माँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये विंध्या की गलती है। मैंने विंध्या से कहा था कि ये जादुई कद्दू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए अब सारी सजा विंध्या को ही होगी। मुझे माफ कर दो परी, मुझे क्या पता था
कि काकी माँ ने छुप छुप के मेरी सारी बातें सुन रहा था। मैंने तो बस अपने पति को कह रही थी, मुझे माफ कर दो। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। मैंने बस अपनी सुविधा के लिए मना नहीं किया था तुम्हें। आज मैंने तुम्हारे कद्दू में घोंसला बनाया है। कल मैं किसी और के घर जा सकती हूँ, लेकिन मैं चली गई ना तो तुम ये खाना बेचकर परिवार नहीं चला सकती हो। तुम जो किया वो एकदम सही किया। तुम्हारी बारे में अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ, तुम अच्छे से रहना बिंदिया। नहीं परी नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम चली गई ना तो मेरी बच्चा बिना खाना खा के फिर से बीमार हो जाएगा। प्लीज प्लीज परी, हमें छोड़ के मत जाओ। अगर तुम चली गई ना तो फिर मेरी पति पैसे कहाँ से कमाएगी? तो फिर बता दो, अब तुम मुझे कहाँ रहने दोगे? तुम्हारे पास कहीं और घर तो नहीं है, और दूसरी तरह कोई कद्दू की पेड़ भी नहीं है। मुझे बेवजह परेशान मत करो। मैंने तो बस सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हें सब कुछ बताने से मना किया है। और हाँ, अब तक तुम खाना बेचकर जितना सारा पैसे कमाई थे ना, उस सारे पैसों से बाजार से कद्दू खरीद के लाना, फिर उस कद्दू की सब्जी बना के बाजार में बेचना। इससे तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो, और तुम्हारी हाथ का खाना भी तो बहुत ही अच्छा है और स्वादिष्ट भी है। इतना कहकर उस परी ने अपनी छोटी बच्ची को लेकर चली जाती है, जिसके बाद बिंदिया को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब समझने की कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप समझ सकती है तो हमें कभी भी किसी का राज लीक नहीं करना चाहिए। इसे हम खतरे में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कृपया करके कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अलविदा।